नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट वॉरियर की हमारी मेहमान है भारतीय जनता पार्टी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 की छत्रसाल मंडल की अध्यक्षा श्रीमती वैशाली जी पारीक। वैशाली जी, आपका स्वागत है, आत्मीय अभिनंदन है द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट वॉरियर के भीतर। धन्यवाद बालकृष्ण जी। आप बरसों बरस से लगातार काम कर रही है, आपका कार्य जो है 2.5 दशक से इंदौर शहर में पहचाना जा रहा है। हम आपके कार्यों की बात करेंगे, सामाजिक क्षेत्र की बात करेंगे, आपके एनजीओ की बात करेंगे, राजनीतिक क्षेत्र में कैसे आपका पदार्पण हुआ वो भी जानना चाहेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे आपके व्यक्तिगत जीवन की शुरुआत से। कहाँ आपका जन्म हुआ, माता पिता क्या करते थे और किस तरह के आपको संस्कार और सीख मिली है कि आप दिनों दिन चरवेती को परिणित करते हुए आगे बढ़ती जा रही है। इंदौर शहर में आपका नाम काफ़ी सम्मान के साथ लिया जाता है। धन्यवाद। आपने जो एक शब्द बोला है चरवेती, जी। ये मेरा मतलब उद्देश्य जो है उसमें मुझे बहुत सजीव रखता है हमेशा ये वाक्य। और ये चरवेती मुझे मेरे दादाजी से ही मिला था। वो संघ परिवार से नहीं थे जी। लेकिन उन्होंने मुझे जो शिक्षा दी वो बहुत इस शब्द में बन जाती है पूरी तरीके से। जी। तो ये मेरा जो है पिछले 2.5 दशक से जो भी मैं काम करती हूँ, मेरा उद्देश्य यही रहता है कि बस कार्य को करती जाऊँ और जिस भी व्यक्ति की मदद कर सकूँ, जिस भी व्यक्ति के साथ काम करूँ, उसको मैं पूरी तरीके से अपने उसके अनुरूप उसको मतलब मदद पूरी हो सके उसकी, इस टाइप से मैं कोशिश करती हूँ। बिल्कुल, आपके कृतित्व को हमने इंटरव्यू से पहले भी सुना हुआ है। बाकी इंदौर शहर के जो लोग हैं जो आपको जानने वाले खास तौर से, क्योंकि हम जब इंटरव्यू करते हैं तो ढेर सारे लोग हमसे बात करते हैं कि उनका भी इंटरव्यू लीजिए, उनका कार्य इस तरह का है, काफ़ी सकारात्मक सोचे, समाज सेवा का भाव जो है आपके भीतर कूट के भरा हुआ है। आपका जन्म कहाँ हुआ है, किस तरह आप आगे बढ़ी है, क्या स्कूलिंग हुई है, कहाँ स्कूलिंग हुई है? देखिए, जन्म तो मेरा भोपाल में हुआ जी, अपने हृदय प्रदेश में भोपाल में ही हुआ मेरा जन्म। मेरी प्राथमिक शिक्षा भी भोपाल में ही हुई जी। और उसके बाद चूँकि हमारा जो मेरा मेन गांव है, जो पैतृक जगह है, वो हमारी है बड़वा। बिल्कुल, हम लोग वहीं से हैं, मेरा परिवार वहीं से था। तो बड़वा से थे तो हम लोगों का इंदौर में शुरू से ही घर रहा। हाँ, घर भी हमारा यहीं रहा जी। और भोपाल, इंदौर और बड़वा ये 3 हमारे कार्य क्षेत्र रहे, मतलब बचपन से जहाँ पे मैंने देखा। तो इंदौर में मैं स्कूलिंग के बाद आई जी। और स्कूलिंग के बाद मैंने इंदौर से अपना ग्रेजुएशन किया। इंदौर से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया और सबसे पहले मेरी जो फर्स्ट जॉब थी वो भी इंदौर में ही लगी। कौन सा कॉलेज रहा आपका, किस तरह के मित्र रहे? जॉब की बात आपने कर दी है तो आप वो भी बता सकते हैं कि कहाँ आपकी जॉब लगी थी, किस तरह एक मौका मिला था और उस मौके को भी आपने कहीं ना कहीं आपके सेवा कार्य के चलते पीछे रख दिया और आगे बढ़ गई? देखिए, जब भी जो मेरा ग्रेजुएशन था वो तो आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज से मैंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया जी। और उसके बाद में मैंने मास्टर्स किया इंटरनेशनल बिजनेस में स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से यहीं से। और उसके बाद जो है मेरी पहली जो जॉब लगी वो भाटिया कोल में लगी थी जी। और मैं वहाँ पे इंपोर्ट मैनेजर के पद पे ऐसे वहाँ पे मेरी नियुक्ति हुई और वो मेरा पहला कहना चाहिए आपको प्रोफेशनल वर्क प्लेस था। और वहाँ से मैंने अपना काम शुरू किया और साल भर करीबन मैंने वहाँ पे जॉब भी किया। उस दौरान ही मेरी शादी भी हुई, क्योंकि अब ये कंटिन्यूशन में है तो आपको बता। उस दौरान मेरी शादी हुई और शादी के बाद मैंने जो है अपना जॉब जो था वो चलता रहा मेरा। कहीं ना कहीं उस पूरे टेन्योर में समाज सेवा थोड़ी कम हो गई क्योंकि बाकी जवाबदारियाँ बढ़ गई थी, तो उनकी तरफ भी ध्यान देना ज़रूरी था। तो मैंने करीबन जॉब जो किया, टेन्योर जो मेरा जॉब का था वो 12-15 साल का रहा। मतलब 2000 से लेके 2014 तक मैंने जॉब किया और जॉब के साथ मैंने समाज सेवा को जितना मैं समय दे पाती थी मैंने उतना दिया। बिल्कुल, आपने जब कहा कि समाज सेवा तो आप फुल फ्लेश आप कर रही है आज की तारीख पे देखा जाए तो, जैसे पॉलिटिकल भी आप काफ़ी सक्रिय, लेकिन इसकी शुरुआत कॉलेज लाइफ से हो गई थी, ग्रुप मेंटेन करते हुए। किस तरह उन दिनों को याद करती है, खासतौर से कॉलेज लाइफ को? वो किस तरह का ग्रुप हुआ करता था, उस ग्रुप में कौन कौन लोग थे? जी। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, स्कूल टाइम में जब हमारा एक छोटा सा ही जैसे छोटा है, 3-4 सहेलियाँ थी हमारी, तो आज सभी मतलब अपनी अपनी जगह पे प्रोफेशनली बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और वो जो एक हमारे अंदर जो भाव था, सेवा का भाव जो था, वो आपको अगर याद होगा तो जब पहली बार व्यापम को लेके दंगे हुए थे, जब सरकार आई, बहुत पुरानी बात है, लेकिन उस टाइम क्या हुआ था, स्कूल और कॉलेजेस काफ़ी टाइम के लिए बंद हो गए थे और बहुत सारे प्रॉब्लम, मतलब बहुत दंगों का बहुत वो था।
और ये बेसिकली छात्रों के साथ ही हो रहा था, आत्मदाह करवाए जा रहे थे जानबूझ। तो हमारा एक छोटा सा 4-5 लोगों का ग्रुप था स्कूल में जिन्होंने इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई थी, और बहुत हम लोगों ने उस टाइम पे लोगों को जागरूक किया था। अपने साथ के बच्चों जो हमारे फ्रेंड्स में थे उनको जागरूक किया, माता पिता को जागरूक किया कि कहीं ना कहीं आप अपने बच्चों को बचाएं, कहीं किसी गलत दिशा में ना चले जाए। तो वो एक शुरुआत आप मान सकते हैं कि वहाँ से एक ऐसा हुआ कि नहीं, हमने उसको छोड़ा नहीं कि ये मुद्दा हम नहीं करेंगे, या ना हमारे परिवार में हमें किसी ने मना किया कि नहीं ये काम मत करो। तो वो एक शुरुआती दौर था। और जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, मैं मास्टर्स जब मैं अपनी कर रही थी, तो हमारा 4-5 सहेलियाँ मित्रों का जो ग्रुप था वो हम गाहे बगाहे जो भी हमें ऐसी चीज़ मिलती थी कि हम कर सकते हैं, जो भी कोई हमारे पास मतलब केस आ जाए आप समझ लीजिए, या कहीं किसी को कुछ परेशानी आ रही है, शिक्षा में आ रही है या स्वास्थ्य में आ रही है, तो हम लोग कभी पीछे नहीं हटते थे। वो हमने अपना बना रखा था कि नहीं चलो ये काम करना है। तो जैसे होता है ना कि जब आप यंग होते हो तो आप कहीं पिकनिक मनाने जा रहे हो या पिक्चर देखने जा रहे हो, तो उस टाइम पे हम लोग बस्तियों में भी काम करने गए हैं। कहीं ना कहीं लीडरशिप का गुण भी आपके भीतर की युवावस्था से आ गया। इसके पीछे भी कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि है? जिस तरह से आरएसएस जो है, संघ जो है, व्यक्तित्व गढ़ने का काम करता है, क्या संघ के भी सानिध्य में आप रही है, या फिर आपके परिवार में कोई संघ के बड़े व्यक्तित्व रहे जिनको आपको देखने का, सीखने का, उनका स्टाइल लेने का मौका मिला हो? हाँ, देखिए मैं आपको बताती हूँ, जो लीडरशिप क्वालिटी है वो तो मुझे मेरे दादाजी से ही मिली है, उनकी शिक्षाओं के कारण ही मिली। लेकिन जब मेरी शादी हुई और जब मैं शादी होकर आई तो मैं संघ परिवार में ही आई। मेरे पूरे परिवार जो था वो संघ से जुड़ा हुआ था। तो आप कह सकते हैं कि पहले जो काम मैं बिना किसी संगठन की शक्ति को जाने कर रही थी वो मुझे यहाँ आके मिला। और जब मैंने यहाँ पे काम करना अपना शुरू किया, मतलब शुरू में तो मैं किसी संगठन से जुड़ के नहीं कर रही थी, मैं स्वयं से ही करती थी। तो मेरे फादर इन लॉ श्रीधर जी पारे हैं, उन्होंने मुझे ये बोला कि बेटा आप काम कुछ भी करो लेकिन संगठन के साथ मिलके, संगठन की शक्ति के साथ जो आप काम करोगे ना उसमें आप कहीं पूर्णता पे पहुँचोगे। तो उन्होंने काफ़ी बार मुझे ये बात समझाई, लेकिन शुरू में मुझे ऐसा लगा कि नहीं मैं नहीं है। लेकिन जब मैंने 2014 के बाद मैंने फुल फ्लेजेडली अपना जॉब छोड़ के और समाज सेवा में जब मैं गई तो मैंने सेवा भारती महिला मंडल ज्वाइन किया, और मैंने उसके साथ में अपना मतलब जो है सेवा समय काम संगठन के साथ वहाँ से शुरू किया। तो वहाँ से मुझे एक आप कह सकते हैं कि सही तरीके का डायरेक्शन मिला काम करने का। जिस तरह से आपने चर्चा में कहा था कि यदि संगठन के विचार के साथ हम काम करते हैं, संगठन जब कोई परिपत्र जारी करता है तो पूरा 10 साल का एक खाका होता है, उनके पास आज के किए कार्य का परिणाम भी सामने होता है। कितना लाभ होता है संगठन से मिलकर काम करने का, संगठन में रहकर काम करने का। जब संगठन एक कार्यक्रम तैयार करता है उस कार्यक्रम के मुताबिक उसको बिल्कुल जमीनी स्तर पर उसको उतारने का आप जैसे कार्यकर्ताओं को मौका मिलता है। आप वाकई उतना समझ पाती है कि वाकई विषय जो है संगठन के जो कर्णधार लोग हैं वो विषयों को जब हाथ में लेते हैं तो उसके परिणाम को भी साथ में रखते हैं। जी देखिए, कोई भी जो हमें ऊपर से कार्यक्रम मिलता है संगठन में, देखिए मैं आपको दोनों तरफ से बताऊंगी कि जब वो लोग किसी भी प्रोग्राम को हमको देते हैं, कार्यक्रम को हमको देते हैं, तो उसके पीछे उद्देश्य सबसे पहला तो समाज सेवा होता ही है। लेकिन जब हम लोग उसको करते हैं तो हम एक अनुशासन में करते हैं, एक समझ से करते हैं, और एक कहना चाहिए आप एक उद्देश्य के साथ करते हैं। जो उद्देश्य वो हमको बताते तो नहीं पर हमें समझ में आता है, क्योंकि अब हमको काम करते हुए काफ़ी समय हो चुका है तो हमको वो चीज़ समझ में आती है। संगठन कोई भी कार्य जब भी कर रहा है तो उस पर समाज का असर मैं मानती हूँ एकदम नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ वहाँ पे वो परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। बिल्कुल मिलता है, और वो बहुत पॉजिटिव भी होता है। आपने राजनीति में आने से पहले समाज सेवा स्टार्ट करती थी, किस तरह के कार्य हुआ करते थे? आपका जो एनजीओ है उड़ान, काफ़ी नाम है, काफ़ी शिद्दत से नाम लिया जाता है, काफ़ी सम्मान से नाम लिया जाता है, क्योंकि उसका वर्क ही काफ़ी तारीफ़ के काबिल होता है। कब इसकी शुरुआत करी? संगठन बनाने से पहले, एनजीओ बनाने से पहले भी आप काम किया करती थी, या फिर पहले उड़ान की स्टडी किया कि मुझे किस क्षेत्र में काम करना है, किन लोगों के लिए काम करना है? ये पूरा खाका आपने तैयार कैसे किया? देखिए मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं समाज सेवा कर रही थी तो हम ऐसे जैसे कॉलेज में जो ग्रुप था हमारा, वो ग्रुप एक बार ऐसे ही 2007 में एक्टिव था थोड़ा। वो उस टाइम हम प्रोफेशनली एक्टिव थे कि साथ में मिलकर काम करते थे, लेकिन 2009 में हमने उसको एक प्रारूप दिया और हमने एक एनजीओ बनाई। लेकिन चूँकि हम लोग सब अपने अपने कार्यों में इतने व्यस्त रहते थे तो हम उसमें ज़्यादा समय नहीं दे पाते थे। लेकिन मैंने इस चीज़ को समझा कि किसी भी संस्था में काम करने से पहले
पहले आपको उसका पूरा किस तरीके से आपको काम करना है या किस क्षेत्र में आपको वास्तव में काम करना है, वो बहुत ज़रूरी है जानना। तो हम धीरे धीरे समझते गए कि चलिए देखिए, जब कोई भी संस्था बनती है तो सबसे पहले तो आप महिलाओं पे काम कर लीजिए, आप स्वास्थ्य पे काम कर लीजिए, लेकिन महिलाओं में भी किस पर्टिकुलर चीज़ पे आपको काम करना है ये बहुत ज़रूरी होता है, या स्वास्थ्य में भी आपको करना है तो आप किस चीज़ पे करना चाहते हैं। तो उस चीज़ का हमने थोड़ा सा पहले एक स्टडी करा, सारी चीज़ें करी, पर मुझे 2009 में जब मैंने रजिस्टर्ड किया उसके बाद मुझे ओवरसीज़ जाना पड़ा एक नए असाइनमेंट के लिए, तो मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई, और वो मेरा फिर 2010 से 2014-13 तक का जो समय था वो मेरा ओवरसीज़ में ही रह गया, जॉब में, प्रोजेक्ट्स में रह गया, तो मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई। लेकिन 2014 के बाद मैंने उसको थोड़ा सिस्टमेटिक किया, उसको स्टडी किया पूरा, और इसमें सेवा भारती ने मुझे बहुत मदद की। उन्होंने जिस टाइप के मुझे क्षेत्र बताए कि जहाँ वास्तव में काम की बहुत ज़रूरत है, वहाँ हमने काम किया उनके साथ जाके, और मैंने उसको समझा। और फिर उसके बाद में मुझे लगा कि जैसे हम अगर महिलाओं के लिए भी काम कर रहे हैं, तो महिलाओं के लिए जैसे हम नॉर्मली ये बोलते हैं कि हम उनके अधिकार के लिए काम करें, या हम उनकी शिक्षा के लिए काम करें, या हम उनके स्वास्थ्य के लिए काम करें, तो हमने ये चुना कि हम बच्चियों के लिए काम करेंगे, नाबालिग बच्चों के लिए काम करेंगे। और इसको हमने कभी ओपन भी नहीं किया, क्योंकि ये आप समझ सकते हैं सामाजिक रूप से हमारे यहाँ बहुत मुश्किल होता है, कोई सामाजिक संस्था भी इस पे काम करे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो बलात्कार पे फांसी की सज़ा जब का जो ये प्रावधान आया, और इसका जब हस्ताक्षर अभियान का कार्यक्रम मुझे भारतीय जनता पार्टी संगठन से हम सभी को मिला था, लेकिन मैंने इस पे काम 2014 से किया था, और मैं आपको बताऊंगी कि इतने कम केसेस फाइल होते थे और इतना मतलब बुरी स्थिति थी, वो स्थिति हमारे इंदौर शहर के भी, अगर आंकड़े कभी हम विस्तृत रूप से और इस पे बात करेंगे, तो हमने जो आंकड़ों पे काम किया और हमने समझा, तो ये बहुत बड़ा विषय था। और आपको विश्वास नहीं होगा कि जब मुझे ये जब हस्ताक्षर अभियान का बनाया गया प्रभारी भारतीय जनता पार्टी से भी, तो हमारे मंडल ने सबसे ज़्यादा हस्ताक्षर करके इस पे भिजवाए थे माननीय राष्ट्रपति जी को। और उसके पीछे कारण ये था कि मुझे पता था कि कौन सी ऐसी जगह हैं इंदौर शहर में जहाँ पे ये काम हो सकता है और बहुत ज़रूरी है, और कैसे लोगों से हमें मिलना है जो इसका हमें समर्थन देंगे और हम इस पे काम करेंगे। तो उड़ान ने इस पे अंदरूनी तौर पे बहुत काम किया, और मुझे सपोर्ट भी मिला काफ़ी अच्छा। मेरे साथ में जो लोग काम कर रहे थे उन लोगों से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, और हम बहुत लोगों तक पहुंच पाए, इस पर उनको बहुत लोगों को समझा पाए कि उन लोगों को ये मतलब इससे कैसे बचना है, या ऐसे कैसे इनके ऊपर आगे मतलब कैसे इस पे सारे प्रोसीजर्स पे काम करना है, इस तरीके से। आपका विषय काफ़ी गंभीर और वाकई हृदय को छूने वाला संवेदनशील विषय है, जिस तरह से आपने काम किया है। और आपने ये भी बताया कि काफ़ी गोपनीय तरीके से इस काम को करना पड़ता है, और लोगों को बड़े ही सलीके से उनके भीतर जन जागृति, जन भावना उत्पन्न करना पड़ती है कि नहीं, वाकई ये विषय भी है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए, और हम अपने बच्चों को, नाबालिग अभूत बच्चों को भी हम इस तरह से यदि जागरूक रहेंगे तो बचा सकते हैं। बाकी आपके किए काम से आप संतुष्ट हैं आज तक? देखिए, काम तो अभी चल ही रहा है, अभी तो हमें समाज के बहुत सारे उनको छूना है, क्योंकि ये मसला सिर्फ बच्चों का ही नहीं है, ये मसला परिवार में जो लोग हैं उनका भी है, समाज में जो लोग हैं उनका भी है, जहाँ कार्य क्षेत्र में जहाँ बच्चियाँ काम करने जाती हैं बस्ती एरिया की, वहाँ पे भी है। तो ये निरंतर चलने वाला कार्य है। लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि हम उन बच्चों के पास तक पहुँच पाएँ, उनकी बात को सुन पाएँ, उनको एक जगह मिले जहाँ वो खुले तौर पे ये चीज़ अपनी बात रख सकें, अपनी बात रख। वाकई बहुत ही गंभीर विषय पर आप काम कर रही है, और आपका कार्य जो है तारीफ़ काबिल कहा जा सकता है कि बड़ा साइलेंट वर्क होता है, जिसमें कोई पब्लिसिटी नहीं होती, ना कोई हाइट बढ़ाने वाला मामला होता है। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो आप भारतीय जनता पार्टी संगठन के महिला विंग की मंडल अध्यक्ष बतौर काम कर रही है। राजनीति की शुरुआत कब से हुई है? राजनीति की शुरुआत हुई 2017 से। अगर ऐसे कहा जाए तो हम लोग एक्टिव तो हैं, तो होता है कि हम बोलते हैं कि भाई इस पार्टी में या आप इस पार्टी को वोट दें, जैसे एक समर्थन तो हमेशा रहता ही है। और चूँकि हम लोग संघ से भी हैं और हिंदूवादी भी हैं, नो डाउट, और हमने काम भी इसी क्षेत्र में किया, तो भारतीय जनता पार्टी पे तो शुरू से ही भारतीय जनता के कार्यकर्ता के रूप में करते ही रहे काम। लेकिन मैंने पद लिया 2017 में, और बाबा साहब मतलब महेंद्र हाडिया जी की विधानसभा थी है, तो मुझे 5 नंबर क्षेत्र ये अपना जो ये छत्रसाल मंडल जो था हमारा, इसके अध्यक्षा के रूप में ये पद मिला। और मेरे को ये पद के लिए पहले मैं तैयार नहीं थी, क्योंकि राजनीति में आना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है दूसरे कार्यों के साथ में। लेकिन मेरे को इसमें सपोर्ट मेरे फादर इन लॉ ने ही किया, और उन्होंने मुझे बोला कि बेटा देखो, आप जो काम कर रहे हो उस काम को एक सही स्वरूप अगर आपको देना है तो आपको आना चाहिए। एक चीज़ उन्होंने मुझे की संगठन के साथ, और दूसरा उन्होंने मुझे बोला कि जब तक पढ़ी लिखी महिलाएं राजनीति में नहीं आएंगी तब तक देश में परिवर्तन नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ऊर्जा से भरी जो हमारी शक्ति है वो है नारी शक्ति। कहीं ना कहीं पुरुष
पुरुष वर्ग किसी कार्य को करने के लिए पीछे हट भी सकता है, लेकिन मैंने एक खूबी देखी महिलाओं में कि यदि उनके हाथ में कोई भी बागडोर आती है तो वो पूरी जीवटता के साथ, पूरी शिद्दत के साथ आगे बढ़ सी जाती है। ये बात हमारा इतिहास भी गवाह है और हम खुद भी आज देखते हैं समाज में जिस तरह से नारी के हाथ में कोई यदि जिम्मेदारी आ जाए, परिवार की जिम्मेदारी होती है, सबसे बड़ा काम जो है मैं व्यक्तिगत रूप से ये स्वीकार भी करता हूँ कई बार कि वाकई घर की महिलाएं कितना काम करती, कितना आगे बढ़कर काम करती, कितना कठिन तप करती। और यही बात आप जैसी महिलाओं को लेकर भी कहना चाहूँगा कि आप अलग अलग मोर्चों पर काम कर रही है। इधर अपनी खुद का उड़ान संस्था जो है, NGO है, उसके लिए लगातार काम कर रही है, काफ़ी गंभीर विषय पर काम कर रही है। साथ ही भारतीय जनता युवा मोर्चा जो आपका महिलाओं का विंग है, उसके मंडल अध्यक्ष भी। परिवार की जिम्मेदारियां भी है, परिवार में कई बार कष्टकारी स्थितियां भी निर्मित हो जाती है, बावजूद इसी तरह खिलखिलाहट के साथ, मुस्कुराहट के साथ, हर मुश्किल के साथ आप आगे बढ़ती नज़र आती है। कैसा कोऑर्डिनेशन होता है? ज़्यादातर महिलाएं कहती है कि समय की कमी है और हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे। देखिए, चरेवेती जो शब्द है ना, उसमें सारे अर्थ छुपे हुए हैं और अगर आप में वो मानसिक आपकी स्थिति अगर है सही है ना, तो वो आप उसको समझेंगे भी। और आप वैचारिक रूप से अगर आप उस पर उसका अध्ययन ना भी करें तो सिर्फ शब्द पे अगर आप गौर देंगे तो चरेवेती मतलब आपको चलना है, बिल्कुल सही, आपको चलना है और आपको पॉजिटिवली चलना है। तो मैं मानती हूँ कि हम लोगों के पास बहुत सारे काम होते हैं, बहुत मुश्किल से लाइफ को बैलेंस करना पड़ता है, लेकिन देखिए इच्छा शक्ति जो है, आपने अभी कहा जैसे कि महिला में जो शक्ति होती है वो अलग होती है, आद्य शक्ति होती है महिला। और जिस भी डायरेक्शन में काम करेगी, जिस भी तरीके से काम करेगी, अगर वो तो उसके इच्छा शक्ति अच्छी है तो वो काम अपने आप होता चला जाएगा। मुश्किलें मुझे भी आती हैं, प्रॉब्लम्स मुझे भी होती हैं, स्वास्थ्य मेरा भी खराब होता है, मानसिक परेशानियों से भी गुजरना पड़ता है, लेकिन पता नहीं जब सुबह का सूरज उगता है 6 बजे तो अपना नींद भी नई एनर्जी के साथ में ऐसा लगता है कि नहीं, चलिए बहुत कुछ करना है, अभी तो बहुत कुछ वास्तव में करना है। आपके लिए तो बहुत सारे रास्ते खुले, अब तो 33% का आरक्षण भी है, आप पहले से राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, संगठन की दृष्टि से भी देखा जाए तो काफ़ी मजबूत है। ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि चूंकि बातचीत राजनीति की चल रही, राजनीतिक क्षेत्र की चल रही, तो चुनाव की बातचीत होती है। आगामी दिनों में फिर चुनाव है, फिर वही चर्चाएं का दौर शुरू हो गया है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पूर्व के पार्षद भी हैं, उनकी पत्नियां भी दावेदार के रूप में सामने आएंगी, संभावित दावेदार के रूप में आज उनके नाम लिए जा रहे हैं। लेकिन आप जैसे कृतित्ववान महिलाएं जो इस तरह से आगे बढ़कर पिछले 2-2 दशक से अपने आप को अलग अलग विधाओं में पारंगत रखते हुए कहीं ना कहीं हर मोर्चे पर डटी रहती, आखिर विश्वास होता है संगठन इस बिंदु को हमेशा अपने जहन में रखेगा और आप जैसे कृतित्ववान महिलाओं को आगे लाएगा एज ए जनप्रतिनिधि। देखिए, संगठन कुछ जो भी आदेश देता है, संगठन जो भी निर्णय लेता है, मैं मानती हूँ कि वो हमेशा सही होता है। बिल्कुल सही। देखिए, ये तो मेरा एक अनुशासन पूर्ण जवाब नहीं है, ये व्यक्तिगत रूप से भी, जैसे परिवार भी एक संगठन होता है, जब परिवार आपको कोई आदेश देता है तो वो सही होता है, हर रूप में होता है। अब हम जब राजनीति की बात करते हैं तो आपने बहुत सारे मतलब देखिए इन पिछले कुछ सालों में बहुत चेंजेस देखे होंगे। बिल्कुल सही कहा, राजनीति में बहुत परिवर्तन आए हैं और जो परिवर्तन आए हैं वो सिर्फ आपको जो बाहर दिख रहे हैं वो बाहर नहीं है, वो अंदर भी है, संगठन के अंदर भी वॉच हो रहा है। दूसरा, जो पद्धति पहले चलती थी, अगर हम पार्षदों की बात करें तो जैसे आप कह रहे हैं कि महिलाओं की सीट हुई है और जैसे किसी की पत्नी या किसी की बहन या, देखिए वो भी अब इतना ईजी नहीं रह गया। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आप समझ सकते हैं सारी चीज़ों का कंप्यूटरीकरण हो चुका है और उनकी भी ट्रेनिंग्स होती हैं, उनके भी सेशंस होते हैं। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि एक एजुकेशन का जो है, मतलब एक शिक्षा का एक जरूर रखना चाहिए कि इतनी शिक्षित महिला का होना आवश्यक हो। ये एक पॉइंट मेरे दिमाग में हमेशा रहता है, रबर स्टैम्प ना बन पड़े, रबर स्टैम्प ना बन जाए। और मैंने देखा है, देखिए ये बात जो है आप समझेंगे, आप तो इतने लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, इतना आप समाज सभी से बात करते हैं, तो जितनी भी महिलाएं पत्नी बनी हो, बहन बनी हो, माँ बनी हो, जब वो पार्षद बनी तो उनमें चेंज भी आया है। बिल्कुल सही कहा, है ना, उन्होंने कमान संभाली है, आत्मविश्वास बढ़ा उनका, और उन्होंने काम भी किया है। तो पार्टी ने कहीं ना कहीं, जैसा मैंने आपको कहा कि संगठन आपको उस रूप में ढाल देता है। अब रही बात जो लोग कर रहे हैं काम और उनको कितना मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो पिछले समय से जो परिवर्तन पार्टी में आया है
उसके कुछ ना कुछ अभी नए हमको जो है बेनिफिट मिलेंगे और पार्टी इस और ध्यान देगी कि जो महिला कार्यकर्ता अच्छा काम पूर्व में भी किया है, ऐसा नहीं है, महिला मोर्चे की भी आरक्षित सीटें रहती हैं और जो जितनी होती हैं उतनी लोग जगह पे महिला मोर्चे से भी महिलाओं को टिकट मिलती है, तो आगे भी मिलेगी और हम सभी उस चीज़ के लिए आशान्वित हैं, मतलब अपने कार्य पे हमको पूरा विश्वास है। बिल्कुल सही कहा, आशा, अपेक्षा और सकारात्मक उम्मीद सदैव बनी रहना चाहिए। कृतित्ववान व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी पूंजी होती है, कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि जो प्रयास होता है वही हमारा अस्त्र और वही हमारा शस्त्र भी है। जैसे कि हम बात राजनीति कर रहे थे, राजनीति में सोशल एक्टिविटीज़ तो आपकी काफ़ी बड़ी, व्यक्तिगत सामाजिक बात भी होती है कई बार कि समाज में, जिस समाज को हम बिलोंग करते हैं जी, उस समाज के लिए भी कभी कोई मन में ख्याल आता है कि संपूर्ण समाज, संपूर्ण राष्ट्र ही सब कुछ है हमारा, व्यक्तिगत रूप से एक समाज को बंध के रहना भी कई बार उचित भी होता है और अनुचित भी होता है। मैं इसमें सिर्फ इतना कहूँगी कि समाज में परिवर्तन हर सेकंड हो रहा है। जी बिल्कुल सही कहा, है ना, तो किसी भी चीज़ से ना हम बंधे हुए हैं ना परिवर्तन बंधा हुआ है, और जो भी चीज़ परिवर्तित हो रही है हम सब उसका हिस्सा हैं। अब हम उसमें अपने आप को कैसे ढालें ये हम पे पूरी तरीके से निर्भर करता है। और मेरी जैसी महिला, जब मैं आपको थोड़ा सा मैं अफ्रीका में जब थी तो वहाँ पे मैं एक पूरे कंटेनर डिपो की इंचार्ज थी और वहाँ पे करीबन 2000 से ज़्यादा जो है कंटेनर हुआ करते थे और वहाँ पे जो एम्प्लॉइज़ थे वो 30-35 होते थे और वो सारे वो अफ्रीकन होते थे। वहाँ पे आप जहाँ मैं काम करती थी वहाँ पे उच्च जो पद होता था वो हमेशा किसी इंडियन को मिलता था। बाकी जितने काम करने वाले होते थे, मतलब मेरे साथ अगर 30 लोग थे तो वो 30 के 30 अफ्रीकन ही थे, वहाँ पे उसी देश के नागरिक थे। हाँ, तो जब हम वहाँ काम करते थे तो वहाँ भी चैलेंजेस होते थे, वहाँ भी अपनी एक वो होती थी परिवर्तन, वहाँ भी मतलब वहाँ का भी बहुत मुश्किल होता था कार्य। लेकिन और मैं जब गई तो मुझे तो वहाँ की लैंग्वेज भी नहीं आती थी और मुझे ऐसी जगह काम करना था कि जहाँ पे मेरे अंडर सारे लोग वैसे और उनको इंग्लिश नहीं आती थी। बिल्कुल सही। तो वो भी एक चैलेंज था और हमने उसको किया और बहुत अच्छे से निभाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ आपके कार्य करने का, आपके व्यक्तित्व का, आपकी समझ का, आपके संस्कार का कोई भी चुनौती आएगी उसको आप पार कर जाएंगे। जैसे कि ये सही बात है, यदि हम हमारे भीतर ही इतना वो सब कुछ है, हमारा विचार है, हमें पता है कि हमें इस कार्य को कैसे संपन्न कराना है, तो कितनी भी चुनौती हो, कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, व्यक्ति उसे पार ही जाता है। अब आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानना चाहिए, वापस लौट कर आते हैं क्योंकि चर्चा लंबी हो गई और समय भी हमें बता रहा है कि अब हम कंक्लूजन की ओर बढ़े। लेकिन आप म्यूजिक से काफ़ी जुड़ी, अपने म्यूजिक को बढ़ाने के लिए बड़े बड़े आयोजन इस शहर में किए हैं और लोगों ने देखे हैं, बड़ी संख्या में लोग आए, आपके आयोजनों को सराहा। क्या मन में ऐसी बात है जो संगीत को सुनाना नहीं सुनना पसंद करती है और सुनवाना भी पसंद करती है? बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि मैं चाहती थी, देखिए उड़ान में हमने सिर्फ सामाजिक गतिविधियां जब करी तो हमें ऐसा लगा कि लोगों का इससे बंधना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे शहर में चूँकि एक ट्रेंड है कि सिर्फ जो लोग गाते हैं या जो बजाते हैं वही लोग इस काम को करते हैं, दूसरे लोग इसको कम करते थे। तो एक उद्देश्य ये था कि कहीं ना कहीं हम उड़ान में ऐसे आयोजन करके लोगों को बांधें ताकि वो हमारे साथ जुड़े और हमारे उद्देश्यों को समझे। एक तो ये उसका उद्देश्य था। दूसरा, मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानती हूँ कि अगर आप सिर्फ एक डायरेक्शन में काम करेंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपका जो लोगों को, क्योंकि हमें लोगों को जोड़ना हमारा काम है, तो हम शायद नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम इस तरीके से अलग अलग आयोजन करेंगे, हम या संगीत का ही नहीं, अभी हम लोग बहुत जल्दी एक अच्छा कवि सम्मेलन भी सोच रहे हैं। हमने मतलब पूर्व में भी ये चीज़ की है। तो हम हर तरीके से समाज के हर विभिन्न वर्गों के लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं रचनात्मक गतिविधियों के द्वारा। और इसी का उद्देश्य, यही एक कारण था कि हमने संगीत का किया और संगीत में भी हमने जब भी किया तो हमने उसको एक सामाजिक उद्देश्य से जोड़कर ही किया और उसका हमें अच्छा मतलब अनुसार भी मिला। बहुत लोग हमसे जुड़े भी और आप जैसा सुनते आए हैं या सुन रहे हैं तो वो बिल्कुल सही बात है कि कहीं ना कहीं हमें बहुत उससे वो मिली। और मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि हमारे इंदौर में बहुत अच्छा मतलब कलाकार बहुत अच्छे हैं, बहुत माहौल है, बहुत कलाकार हैं, बहुत अच्छे हैं और बहुत पॉजिटिविटी है और उस पॉजिटिविटी को कहीं ना कहीं हमें दूर तक ले जाना भी चाहिए। तो बस वही एक छोटा सा मैंने सोचा कि एक सामाजिक रूप से मेरा एक योगदान हो जाएगा। और सोच भी बहुत सकारात्मक क्योंकि देवी अहिल्या माँ की जो नगरी है जी, वो वाकई इतनी प्यारी नगरी है, इतनी खूबसूरत नगरी, इतनी कॉम्पैक्ट नगरी है कि इसमें रहना मुझे लगता है हर किसी का सपना सा है। हम तो बड़े भाग्यशाली है कि शहर में रहते हैं, जिस शहर के एक और तो बाबा महाकाल विराजे, दूसरे ओर नर्मदा माई हमें पाल रही है,
बढ़िया तरीके से हमें पानी पीने को दे रही है जी। यहाँ की खेती लहरा रही है। आप एक किसान भी हैं, आप कृषि करती हैं। कुल मिला के आप बताइए कब शुरुआत हुई किसानी की? देखिए, मैं पारिवारिक रूप में, हमारी काफ़ी ज़मीन थी हमारे गांव में, बड़वा के पास में। और परिवार में ही थी वो पूरी ज़मीन। तो मेरे दादाजी, मैंने आपको जैसे बताया, मेरे लिए हमेशा आदर्श रहे हैं। वो उन्होंने हर चीज़ की, तो उनका बस एक ही कहना होता था परिवार में सभी लोगों को कि आप खेती को कभी बेचना मत। बिल्कुल। तो हुआ ये कि जब मेरी शादी हुई तो जैसे होता है कि बेटी को दहेज दिया जाता है, उसको दहेज दे के विदा किया था। तो मेरे दादाजी ने, मैं अपने घर में, मतलब मेरे मेरे 3 भाई हैं और मैं अकेली बेटी हूँ। तो मेरे दादाजी ने अपनी ज़मीन का एक हिस्सा मुझे दिया और उन्होंने मुझसे ये चीज़ कही कि बेटा, मुझे बस एक विश्वास है कि भले मेरे पूरे खानदान में सब काम करना छोड़ देंगे, खेती करना छोड़ देंगे, पर पता नहीं क्यों मुझे विश्वास है कि तू नहीं छोड़ेगी। बिल्कुल, आपके कमिटमेंट पे भरोसा था। उनको मेरे कमिटमेंट पे बहुत भरोसा था और मैंने भगवान की दया से, उनके आशीर्वाद से आज तक वो कमिटमेंट निभा रही हूँ। थोड़ा बढ़ाया उसको मैंने, जो उन्होंने दिया था उससे मैंने बढ़ाया और उस पर काम भी कर रही हूँ। और उनका आशीर्वाद है कि किसान के रूप में मैंने जब किसानों की समस्याएं, महिलाओं की, ये जो विचार मैंने आपको बताया, वो विचार मेरे को वहीं से आया था कि जो खेत में काम करने वाली बच्चियां होती हैं, जो लकड़ी बिनने जाती हैं, ये सब विचार वहीं से आए हैं। तो जी, जब मैंने काम 2000 में वहाँ से देखा, जब मैंने खेती प्रॉपर स्टार्ट की, जब मुझे पता चला कि इस टाइप की चीज़ें हैं, तो ये विचार भी मुझे वहीं से आया और उसी पे हमने काम किया। तो कहीं ना कहीं उन बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद। इतना काम जब व्यक्ति करता है तो सपोर्ट की बात जरूर होती है। मनुष्य जीवन है और इसमें कष्ट तो बहुत आते, विघ्न भी बहुत आते। कौन लोग हैं जो मददगार के रूप में आपके पीछे खड़े रहते? वो कौन सी एनर्जी है आपके पास में? क्या आध्यात्मिक एनर्जी है, पारिवारिक सपोर्ट है? कौन लोग हैं जो आपको इतना एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए मदद करते हैं? सबसे पहले तो मैं कहूँगी मेरी माँ जी। वो वैसे एक होम मेकर हैं जी। लेकिन वो MA साइकोलॉजी थी बहुत साल पहले, मतलब मेरी उम्र ही हो गई 40 तो उनकी तो, और वो जॉब नहीं कर पाई थी पारिवारिक कारणों के कारण। लेकिन मेरी माँ है जो मुझे निरंतर मतलब एक पॉजिटिविटी देती रहती हैं। दूसरी मेरी कुछ 2-3 ऐसे मित्र हैं जो मतलब हमेशा साथ रहे हैं, जिन्होंने हमेशा साथ दिया। और मेरी बेटी जो मुझे हमेशा, मतलब वो छोटी है, वो 7 साल की ही है, लेकिन उसको मुझसे ज़्यादा चिंता रहती है कि मम्मा आपने ये काम अभी फिनिश हुआ नहीं, आपने ये नहीं किया। तो और वो कई बात बच्चे से होता है ना, बाल मुख से कुछ चीज़ें ऐसी निकल जाती हैं जो आपको बहुत वो देती हैं, तो उसके बाल मुख से बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकलती हैं जो मुझे आगे बढ़ने की मार्गदर्शन भी देती हैं, पॉजिटिविटी भी देती हैं, सारी चीज़ें देती हैं। बिल्कुल, इसीलिए तो कहा जाता है कि बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं, रूप होते हैं। वो जब हमारे साथ होते हैं तो कई बार छोटे छोटे बच्चे इतनी बड़ी बात बोल जाते हैं कि हमारे जीवन का जो डगर है, जो चुनौती हैं, वो हमें कई बार कम लगना स्टार्ट होते हैं। आप आध्यात्मिक रूप से किस तरह से स्ट्रांग है, खेलों की दुनिया से किस तरह जुड़ी रही है? देखिए, अध्यात्म में मैं कहूँगी कि मैं थोड़ी सी कम हूँ। मुझे ज़्यादा अध्यात्म, मुझे लगता है लोगों की मदद कर दी वही सबसे बड़ा, हाँ, कर्म ही पूजा है, लोगों की मदद हो गई वही बहुत बड़ा अध्यात्म हो जाता है। लेकिन फिर भी हाँ, कोशिश करती हूँ कि कहीं ना कहीं कनेक्ट करूँ अपने आप को, तो चलता रहता है थोड़ा बहुत। लेकिन हाँ, स्पोर्ट्स में मैं कहूँगी कि मैं बैडमिंटन प्लेयर रही हूँ और मैंने खेला है, स्टेट लेवल तक खेला है। तो कहीं ना कहीं बैडमिंटन मुझे बहुत पॉजिटिविटी देता है, अपनी दिनचर्या में भी देता है। अभी कुछ समय से भले छूटा हुआ है, लेकिन वैसे देता है। बिल्कुल, आपका कृतित्व और आपका कार्य देखकर आपसे बातें और लंबी करने की इच्छा हो रही है, लेकिन अब अंतिम सवाल लेने का समय आ गया है। और एक महिलाओं को क्योंकि महिलाओं के मुखारबिन से यदि महिलाओं के लिए एक संदेश मिल जाए तो कहीं ना जो भी महिलाएं लगातार इंटरव्यू देख रही, जिस तरह से हमारे 71 से ज़्यादा एपिसोड बन चुके हैं, तो लगातार लोग देख रहे हैं, हमें फीडबैक भी दे रहे हैं कि आपके इंटरव्यूज़ काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि आप जिन लोगों से बात कर रहे हैं वो ज़मीन पर काम कर रहे हैं और उनका काम उनकी भाषा में, उनके बोलों में झलकता है, क्योंकि उसमें कहीं बनावटीपन नहीं है। जो व्यक्ति बोलता वही व्यक्ति है जो व्यक्ति कर्म किया होता है, कार्य किया होता है। किस तरह की सीख देना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे? अपने पे विश्वास जी, अपने पे विश्वास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है। और एक बात है कि जो सही है उसका साथ दीजिए। औरतों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जो सही है उसका साथ दें, ना कि किसी भी सामाजिक, आर्थिक या व्यक्तिगत चीज़ों को अपने ऊपर हावी होने दें। हमारे देश में जितनी भी महिलाओं ने स्ट्रगल करके, वो जितनी भी महिलाएं आगे बढ़ी हैं, जिन्होंने भी कोई काम किया है, वो उन्होंने आत्मविश्वास के बल पर ही किया है। चाहे आप किसी भी महिला का नाम ले लें, मैं इंदिरा गांधी को भी इस चीज़ से कनेक्ट करूँगी। बिल्कुल सही कहा, मदर टेरेसा हो, इंदिरा गांधी हो, आज हाँ, झांसी की रानी हो, कितने नाम, सैकड़ों नाम। और अपनी दिनचर्या में 1 घंटा
ज़रूर किसी ना किसी व्यक्ति की मदद में लगाएं और वो सिर्फ दिखाने के लिए ना लगाएं। बिल्कुल, क्योंकि जब आप दिखाने के लिए लग जाते हैं ना तो आप अपने उद्देश्य से हट जाते हैं, भटक जाते हैं। तो जब आप किसी भी चीज़ को अंदरूनी तौर पे करते रहेंगे ना तो आपको बहुत अध्यात्म से बड़ा सुख उसमें मिलेगा, संतुष्टि। क्योंकि अध्यात्म क्या है? अध्यात्म ये है कि जिस कार्य को करने से आपको आत्मसंतुष्टि का भाव मिलता हो। और आपने तो सबसे बड़ी बात कही कि विश्वास के साथ आगे बढ़िए, और वही विश्वास जो है आपको आत्मविश्वास से ओतप्रोत कर देगा। वैशाली जी, आपने हमसे चर्चा की द प्राइम टॉक चैनल के वॉरियर कार्यक्रम का हिस्सा बनी। आप योद्धा की तरह पिछले 2.5 दशक से लगातार विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न आयामों को स्थापित करते हुए आगे बढ़ती जा रही है। द प्राइम टॉक की टीम की ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहे, महिलाओं के लिए काम करते रहे, मासूम बच्चियों के दर्द को कम करें, उनमें जन जागृति फैलाएं, समाज के हर वर्ग को भी जागरूक करें कि उन्हें कैसे आगे बढ़ना है, समाज को उच्च कोटि के स्थान पर ले जाना है। आपको हमारी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। धन्यवाद आपको बहुत बहुत।